नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में, जिसे शॉर्ट में OCPD कह दिया जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें दो और दूसरे डिसऑर्डर्स आते हैं जो कि होते हैं डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। 3 क्लस्टर्स में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया जाता है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। उसमें से जो क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें लोगों को अक्सर एंजाइटी, कंट्रोल, फियर्स, इनसिक्योरिटीज, इनएडिक्वेसीज, फियर ऑफ रिजेक्शन, शाइनेस, इस तरह के पर्सनैलिटी ट्रेट्स या प्रॉब्लम्स उनमें देखने में आती हैं। तो क्लस्टर सी का एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो कि OCPD है, उसमें एक पर्सन को बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपेशन रहती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, इस बात से प्री ऑक्यूपाइड रहता है कि वो कितना परफेक्टली काम कर रहा है, कितना सिचुएशन उसके कंट्रोल में है, कितना वो खुद को और आसपास के लोगों को कंट्रोल में रख पा रहा है। और इसी कंट्रोल की फीलिंग से प्री ऑक्यूपाइड रहने की वजह से उसकी पूरी लाइफ इफेक्ट हो जाती है। इनफैक्ट वो खुद की और दूसरों की लाइफ को भी काफ़ी इफेक्ट कर देता है। खुद को परफेक्ट रखने की या अपना काम परफेक्टली करने की और खुद को बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखने की उनमें बहुत स्ट्रांग नीड होती है। जिन लोगों को OCPD होता है उनके कुछ रिजिड बिलीफ्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे बिलीफ्स होते हैं जो बहुत पक्के तौर पर उनके दिमाग में बैठे होते हैं। वो फ्लेक्सिबल बहुत कम होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, मतलब वो चेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनका जो तरीका है किसी भी काम को करने का, उसमें वो किसी तरह का बदलाव जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। खासकर कि ये लोग अपने को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने में बिजी रहते हैं, ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बने। तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी को लेकर जो रूल्स होते हैं, अपने को लेकर जो रेगुलेशंस होती हैं, इन सब के लिए वो बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और वो चाहते हैं कि दूसरे भी इनको एज इट इज़ फॉलो करें, दूसरे भी इनके जो बनाए हुए रूल्स हैं उसको वायोलेट ना करें। पर ये समझ नहीं पाते कि इनके बिहेवियर से इनको भी प्रॉब्लम हो रही है और दूसरों को भी प्रॉब्लम हो रही है। ये इन सब बिहेवियर्स और इन रूल्स तरीकों को लेकर काफी कन्विंस्ड होते हैं कि यही तरीका होता है काम करने का, ऐसे ही किया जाना चाहिए, और अगर कोई इनके हिसाब से काम नहीं करता तो शायद ये उसको पनिश करने को भी तैयार हो जाते हैं। इनफैक्ट ये चाहते हैं कि जिस तरह से ये काम करते हैं उस तरह से सभी को करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनके जो बिलीफ्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि उसे बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं दिखाई देते कभी। बहुत से शोध ऐसा बताते हैं कि OCPD सभी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में से काफी कॉमन डिसऑर्डर है। US में जो भी डेटा अवेलेबल है वो बताता है कि करीब 5 से 8% US पॉपुलेशन में OCPD पाया जाता है, और हिंदुस्तान में भी 1-2% ऊपर नीचे करें तो करीब करीब ऐसा ही डेटा दिखाई देगा। हालांकि हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशंस के लोगों में ज्यादा पाया जाता हो OCPD और कुछ प्रोफेशंस में कम पाया जाता हो, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जहां पर डिटेल्स और रूल्स, एक स्पेसिफिक स्टाइल काम करने का, परफेक्शनिज्म बहुत वैल्यू किया जाता है। तो ऐसे प्रोफेशंस में OCPD से पीड़ित लोग ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसा हो सकता है, पर फिर भी मोटे तौर पर पूरी पॉपुलेशन में 5-8% लोगों में ये होता है। इसी के साथ ये उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है जिनमें एंजाइटी या कोई ऑब्सेसिव कंपल्सिव जैसे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि OCD हो सकता है, उनमें भी ये पाया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि सभी लोग जिन्हें OCD है उनमें OCPD भी होगा, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा मान लिया जाता है कि बहुत सारे जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं एक OCD पर्सन में, वो शायद OCPD के ट्रेट्स हैं, परफेक्शनिज्म हो गया जैसे कि। पर नहीं, ऐसा बहुत कॉमनली देखने में आता है कि जिन लोगों को OCD है उनमें या उनकी फैमिली में कई बार OCPD नहीं पाया जाता। तो करीब 20 से 25% पेशेंट जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर है उनमें OCPD पाया जाता है। 15 से 20% पेशेंट जिनको कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स हैं, माइल्ड या मॉडरेट लेवल के, उनमें OCPD मिल सकता है। और जैसा कि बताया कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर या कुछ दूसरे ऐसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी OCPD पाया जाता है। तो ये काफी कोमॉर्बिड कंडीशन है, अकेले तौर पर उतनी ज्यादा नहीं पाई जाती, कोई ना कोई दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर्स इनमें अक्सर पाए जाएंगे। अब बात करेंगे कि OCPD के सिम्टम्स कैसे होते हैं, किस तरह के बिहेवियर्स उन लोगों में अक्सर पाए जाते हैं जिनको OCPD होता है। जैसा कि बताया, मेन जो थीम होती है, मेन जो एरिया होता है, कोर इशू होता है इन लोगों का, वो ये होता है कि ये परफेक्शनिज्म से ऑक्यूपाइड रहते हैं। काम करने का एक फिक्स, एक बहुत ही टिपिकल सा इनका स्टाइल होता है करने का, उसके लिए बहुत प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं, रूल्स होते हैं इनके अपने काम करने के, चेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने कंट्रोल में रहना पसंद करते हैं, अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल में रखते हैं,
और ये जो इनका तरीका रहता है, पर्सनैलिटी स्टाइल रहता है, ये करीब करीब सभी सिचुएशंस में एक जैसा रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपने वर्क में बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्टिक होंगे, ये अपने लाइफ के करीब करीब सभी एरियाज में बहुत परफेक्शनिज्म के साथ काम करना चाहते हैं। इसीलिए कोई लोग जो अपने काम को बहुत परफेक्टली करना पसंद करते हैं, हम ये नहीं कह सकते उनको ओसीपीडी है। ओसीपीडी को डायग्नोस करने के लिए परवेजिवनेस देखनी होती है, मतलब लाइफ के अलग अलग एरियाज में, रिलेशनशिप्स में, डेली रूटीन में, वर्क में, छोटे बड़े जो लोगों के साथ इंटरेक्शंस होते हैं उसमें भी इनके अपने तरीके होते हैं काम करने के। तो ऐसे में ये जो प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं इस चीज से, ये परवेजिव मैनर में लाइफ के हर एरिया में प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो ये इनका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। इसलिए ओसीडी के परफेक्शनिज्म को ओसीपीडी कहना, या किसी के काम को लेकर अगर उसके अंदर परफेक्शनिज्म है तो उसे ओसीपीडी कहना, ये सही नहीं होता। नॉर्मली ये जो डिसऑर्डर है ये लेट टीन्स में, मतलब करीब 17, 18, 20 साल की उम्र से लेकर अर्ली एडल्टहुड तक 20, 22, 24, 25 की उम्र तक शुरू हो चुका होता है। अच्छे खासे पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखने में आ जाते हैं इस उम्र के बीच। तो 15 से 25 अगर हम मोटे तौर पे रहें तो ये एज ग्रुप में मोस्टली ये डिसऑर्डर डेवलप हो चुका होता है। अब मैं आपको 8 ऐसे बिहेवियर बताऊंगा जिनमें से अगर 4 या 4 से ज्यादा बिहेवियर्स अगर किसी व्यक्ति में मौजूद हैं तो उसे ओसीपीडी का डायग्नोसिस दिया जा सकता है। पहला होता है कि बहुत ज्यादा प्रीऑक्यूपेशन होना डिटेल्स से, रूल्स से, ऑर्गेनाइज्ड रहने से, ऑर्डरलीनेस मेंटेन करने से, मतलब ऑर्डर में रहना, चीजें एकदम व्यवस्थित तरीके से होना, लिस्ट बनाकर रखना, छोटी छोटी लिस्ट बनाकर रखते हैं ये लोग जिससे कि उनको काम करने में आसानी हो, वो ऑर्गेनाइज्ड रहें, तो हर काम इनका एक तरीके से होता है। शेड्यूल बनाने में बहुत ध्यान देते हैं, अपने शेड्यूल को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से ये जो बहुत छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देकर उन्हें फॉलो करने की जो इनके अंदर एक डिजायर होती है, नीड होती है, भले ही वो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो या ना हो, पर काम जो होता है वो पूरे ऑर्डर के साथ ऑर्गेनाइज होकर होना चाहिए। ये इनका दिमाग इससे बड़ा प्रीऑक्यूपाइड रहता है। तो एक्टिविटी छोटी है, बड़ी है, थोड़े टाइम में निपटनी हो या बड़े टाइम में निपटनी हो, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से काम चलेगा, ये इनका नेचर होता है। दूसरा बिहेवियर होता है कि परफेक्शनिज्म फॉलो करते हैं, भले ही काम पूरा ना भी हो फिर भी इनको परफेक्टली ही काम करना है, और इस वजह से कई बार प्रोकास्टिनेट भी कर देते हैं, टाल भी देते हैं अपने काम को, क्योंकि इनको हर चीज बड़े तरीके से करनी है, अपना एक सेट तरीका, पैटर्न इनका फॉलो होना चाहिए। इस वजह से ये कई बार परफेक्शनिस्टिक तरीके से काम करने की फितूर में काम को छोड़ भी देते हैं या काम इनके पूरे नहीं भी हो पाते। तीसरा बिहेवियर कि ये अपने वर्क और अपनी प्रोडक्टिविटी को लेकर बहुत ज्यादा प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं, डिवोटेड रहते हैं, डेडिकेशन होता है इनके अंदर अपने काम को लेकर, और इस हद तक होता है इनके अंदर ये डिवोशन कि ये अपने बेसिक से प्लेजर्स वो भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ अच्छा लगता हो तो उसके लिए कुछ एंजॉयमेंट करना, कोई मूवी देख लेना, कहीं किसी के साथ बाहर चले जाना, किसी पार्टी या फंक्शन में चले जाना, बेसिक से रोजमर्रा के प्लेजर्स, क्रिकेट मैच देख लेना, कोई टीवी शो देखना, कुछ भी जो इनको करना हो वो भी ये छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनको अपना काम करना है। सारी चीजें छोड़कर बस अपने काम में प्रोडक्टिव होने में इनको लगे रहना है। इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट बिहेवियर कि ये अपने एथिक्स, मोरल्स और वैल्यूज को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, ओवर कॉन्शियस होते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करेंगे अपने एथिक्स को, और ना ही सिर्फ खुद, दूसरों पर भी इंपोज करेंगे। रिलीजियस मैटर्स में भी ये बहुत पर्टिकुलर हो सकते हैं। ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स को अलाउ नहीं करते उन इश्यूज को लेकर जिसमें कि कोई नॉर्मल सी गलतियां भी कर सकता है या कोई इमोरल बिहेवियर, अनएथिकल बिहेवियर दिखा सकता है। जैसे कि इनका कोई बेटा या बेटी है और उसने अगर अपना कोई गर्लफ्रेंड बना ली, बॉयफ्रेंड बना लिया, या किसी तरह से उन्होंने अल्कोहल ले ली, तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उनको देने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि सिचुएशन को समझ पाएं, अपने बच्चों की कंडीशन को समझ पाएं, देख पाएं कि जनरेशन गैप क्या है। ये बिल्कुल भी इन चीजों से राजी नहीं होते। इनको बस अपना रूल फॉलो करना है और हर तरह से चाहते हैं कि खुद को भी और दूसरों को भी इंपोज करें कि यही मोरल प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए। तो ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते अपने रिलेशनशिप्स में। इनफैक्ट यहां यह भी देखने में आता है कि रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉलो करना, रिचुअल्स फॉलो करना, ये तो सभी लोग करते हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें तो फॉलो करना गलत बात भी नहीं है। पर रिलीजन में भले ही, इनके रिलीजन में या कल्चर में भले ही थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों ना हो, भले ही बाकी के लोग कुछ डिफरेंट बिहेवियर क्यों ना ही रखते हो, पर ये फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे। ये हर तरह से जजमेंट देंगे,
ये हर तरीके से रीजनिंग देंगे कि जो ये सोच रहे हैं वही ठीक है, इसी तरह से करना चाहिए, चाहे बाकी दुनिया कितनी ही फ्लेक्सिबल क्यों ना हो। तो इसलिए कई बार कल्चर और रिलीजन कुछ अलग भी बोलता है अगर, तो भी उसे फॉलो करने को तैयार नहीं होते। बस दिमाग में जो चीज सेट हो गई वही फॉलो होनी चाहिए। पांचवा बिहेवियर कि ये ऐसी बेकार की चीजों को फेंक नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते, जो चीजें किसी टाइम पर इनको वैल्यू रखती थी, इनके लिए जरूरी थी, उनको ना छोड़ पाते हैं ना फेंक पाते हैं, बावजूद इसके कि उसका कोई यूज ही नहीं है अभी। तो ये होर्डिंग बिहेवियर भी इनमें काफी कॉमनली दिखाई देता है। छठा और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिहेवियर कि जब ये लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, अपने वर्क में, प्रोफेशन में, टीम में, जहां भी इन्हें काम करना होता है, या तो ये दूसरों के साथ काम कर नहीं पाते या ये दूसरों के काम को कभी पसंद नहीं कर पाते। परफेक्शनिज्म की जो नीड है इतनी स्ट्रांग होती है कि दूसरे के काम में गलतियां निकालना, उसमें कमियां ढूंढना, ये इनकी बहुत आदत होती है। दूसरों के काम से सेटिस्फाई नहीं होते, दूसरों के जिम्मे अपना काम दे नहीं पाते। अगर किसी काम को ये कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम जो है ये अपने हाथ अपने जिम्मे ले लें, क्योंकि दूसरा करेगा तो इनको लगता है कि दूसरा गलतियां करेगा, इनके स्टैंडर्ड्स, इनके परफेक्शनिज्म के हिसाब से नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से इन्हें लगेगा कि काम ठीक से हुआ नहीं, काम पूरा हुआ नहीं, बेकार का हो गया। इनफैक्ट कोई दूसरा अगर कर भी दे तो उसको पूरा रिव्यू करेंगे और उसको करेक्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि हाँ इनके हिसाब से काम होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो दूसरों के साथ काम करेंगे पर फिर भी उन पर पूरा भरोसा नहीं करेंगे। इन्हें लगेगा कि दूसरे ठीक ठाक काम करते नहीं, इसलिए इनके लिए काम करना दूसरों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अक्सर ये अकेले ही काम करते हैं। बहुत सारे लोग जिनको ओसीपीडी होता है वो कुछ ऐसे काम पकड़ लेते हैं जिससे कि वो अकेले ही कर पाए, लाइफ टाइम अकेला ही करें, जिसमें कि उनको दूसरों की कोऑपरेशन या दूसरों पर डिपेंड होने की ज्यादा जरूरत महसूस ना हो। सातवां बिहेवियर, पैसों को लेकर बहुत कंजूस होते हैं। ये पैसा खर्च करना चाहते नहीं, पैसा कितना भी जरूरत क्यों ना हो खर्च करने की, उसे खर्च नहीं करते, जमा करते हैं। और अक्सर ये सोचते हैं कि फ्यूचर में कुछ बड़ी बुरी घटना होगी, दुर्घटना होगी या कुछ अनहोनी होगी, कुछ एक्सीडेंटल हो जाएगा, कोई बीमारी पकड़ जाएगी, कोई फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएंगे, तब इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। तो पैसे को जमा करके रखते हैं, खर्च नहीं करना चाहते, चाहे वो कई बार कुछ बेसिक सी नीड्स ही क्यों ना हो। तो कोशिश करेंगे जैसे तैसे करके जुगाड़ करके वो सस्ते में काम निपटा लें, चाहे खुद का मामला हो या दूसरों का मामला हो। अपने ऊपर भी और घर वालों पर भी ये पैसा खर्च नहीं करते। इनफैक्ट हर उस चीज के लिए जो ये करते हैं उसके लिए एक आइडियोलॉजी बना लेते हैं कि पैसा क्यों खर्च नहीं करना चाहिए, पैसा खर्च करना बुरी क्यों होता है, क्यों हमें लालची नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े आइडियल्स बना लेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें लगता है कि ऐसे ही किया जाना चाहिए चीज, और जो ये सोच रहे हैं वो सही है, चाहे वो किसी भी बिहेवियर को लेकर हो। इसलिए अक्सर बड़े आइडियलिस्टिक टाइप दिखते हैं। आइडियल्स बहुत बड़े होते हैं इनके, मोरल्स, एथिक्स, आइडियल्स, बड़े बड़े उसूल, नियम, आदर्श, खूब ऐसा फॉलो करने की तरफ हमेशा ये उतारू रहते हैं। आठवां और लास्ट बिहेवियर, स्टबर्न होते हैं, रिजिड होते हैं। कुछ भी चीज इनको कन्विंस कर पाना, इनसे मनवा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इनसे एक्सपेक्ट करना कि थोड़े फ्लेक्सिबल हो बड़ा मुश्किल होता है। रूटीन में हल्का सा भी बदलाव ये कर नहीं पाते। जिद और रूढ़ीपना इनमें बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट कई बार लगेगा ये काफी ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं, क्योंकि जितना इंसान ऑर्थोडॉक्स होगा, कंजर्वेटिव होगा, उतना ज्यादा वो उन्हें फॉलो करने के लिए रीजन दे पाएगा, जस्टिफाई कर पाएगा। तो ऐसे में अक्सर ये काफी ऑर्थोडॉक्स दिखाई पड़ते हैं। समय के साथ बदलते नहीं है, समय के साथ खुद में बदलाव नहीं लाते, एक जनरेशन से अगली जनरेशन में क्या बदलाव आ गए उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए अक्सर ये जनरेशन को, वेस्टर्न चीजों को हमेशा कोसते रहते हैं। जो भी नया कुछ हो रहा है समाज में, दुनिया में, उसको कोसेंगे, उसको धिक्कारेंगे। अगर इनको ठीक लगे तब तो वो उसकी तारीफ करेंगे क्योंकि वो इसे फॉलो कर रहे हैं, पर ज्यादातर लोगों को ये क्रिटिसाइज करेंगे, धिक्कारेंगे, नेगेटिविटी से भरे रहेंगे उनके लिए, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि इनके हिसाब से, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं होता। तो इसलिए अक्सर ये बड़े नेगेटिविटी से भरे हुए दिखाई देंगे। अब अगर बात करें कि ओसीपीडी के कॉजेज क्या होते हैं, तो उसमें दो तरीके के कॉजेज आइडेंटिफाई किए जाते हैं। एक जेनेटिक या बायोलॉजिकल होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे एनवायरमेंटल या चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस। पेरेंटिंग कैसी रही है, घर का कोई सिग्निफिकेंट बड़ा मेंबर वो उनके साथ किस तरह के रूल्स और कंडीशंस रखता था, धीरे धीरे इस तरह के माहौल में पलने की वजह से इनमें ओसीपीडी वाले बिहेवियर्स और ट्रेड्स डेवलप हो जाते हैं। तो थोड़ा इनके अंदर बायोलॉजिकल टेंडेंसी थी, बड़े रेगुलर रहते थे, ऑर्गेनाइज रहते थे, और अगर इनको ऐसा पेरेंट मिल जाता है, ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है जो इस तरह की चीज को बढ़ावा देता है, चाहे तारीफ करके बढ़ावा दे कि भाई बच्चा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, बड़ा सिंसियर है, इस तरह से बढ़ावा मिले, या फिर स्ट्रिक्ट कंडीशंस इंपोज करके किसी बच्चे के अंदर इस तरह की टेंडेंसी ग्रो कराई जाए,
दोनों वेज में ये डेवलप हो सकता है और ग्रेजुअली चाइल्डहुड से लेकर 5, 6, 7 साल की उम्र से चलते चलते 18, 20 साल की उम्र तक जब ऐसा ही माहौल मिलता है जहां स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी जाती हैं तो ओसीपीडी के ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं। तो या तो इन बच्चों में वो ट्रेट्स हैं जेनेटिकली क्योंकि इनके पेरेंट में थे और फिर उसी पेरेंट के साथ रह रहे हैं तो उसने वैसा एनवायरनमेंट दिया जहां पर उन ट्रेट्स के हिसाब से, जीन्स के हिसाब से इनका व्यक्तित्व, इनकी पर्सनैलिटी बन गई। तो अक्सर ये जो ओसीपीडी होता है ये फैमिलीज में भी रन कर सकता है। इनफैक्ट कई सारे जो क्लस्टर सी वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे डिपेंडेंट पर्सनैलिटी, ओसीपीडी और एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये अक्सर एक फैमिली में पाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्सन ओसीपीडी होगा तो वो दूसरे पर स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखेगा, तो उनका जो बच्चा है, उनके जो छोटे बच्चे हैं जो परिवार में, उनमें डिपेंडेंट पर्सनैलिटी हो सकती है या एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है। तो आपस में काफी एक टाइप के ट्रेट्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और एक व्यक्ति का पर्सनैलिटी, उसका नेचर बनाने में काफी कंट्रीब्यूट करते हैं। चाइल्डहुड के रिलेशनशिप्स, खासकर कि बड़े लोग घर के कैसे ट्रीट करते हैं बच्चों को, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप होने में। अब अगर बात करें कि ओसीपीडी को ट्रीट कैसे किया जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ट्रीटमेंट में कि जिन लोगों को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, खासकर कि जिन्हें ओसीपीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उनमें इंसाइट नहीं होती, वो कभी नहीं चाहते ट्रीटमेंट लें और उनको अपने अंदर कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। जब प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी तो ट्रीटमेंट के लिए कैसे जाएंगे? तो इसलिए ऐसे कई सारे लोग ना तो टाइम के साथ आइडेंटिफाई हो पाते हैं, ना ये कभी ट्रीटमेंट के लिए खुद जाते हैं। इनको तो लगता है जो ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो सही है, ये तो अपने को मैच्योर और बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही सिंसियर ऐसा देखते हैं। इनको तो लगता है जैसे वो हैं ऐसे तो सबको होना चाहिए, तो इसलिए ये कभी जाएंगे नहीं ट्रीटमेंट के लिए, ना ये कभी इजीली जा पाते हैं। पर इनमें भले ही इंसाइट ना हो, इनको भले ही कभी रियलाइज ना होता हो कि उनके बिहेवियर से दूसरों की लाइफ भी इंपैक्ट हो रही है और उनकी लाइफ भी इंपैक्ट हो रही है, पर इनसे इंपैक्ट होने वाले लोग, इनके बच्चे, इनके फैमिली के दूसरे लोग, खासकर कि इनका पार्टनर, शादी के बाद इनका पार्टनर जब बहुत परेशान हो जाता है तो अक्सर वो किसी ना किसी से बात करके जब डॉक्टर्स के कांटेक्ट में आता है, चाहे वो इनकी वाइफ हो सकती है या हस्बैंड हो सकते हैं या इनके बच्चे हो सकते हैं, तब पता चलता है अक्सर कि इनको जो बीमारी है वो एक तरह का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और तब ये चीजें आइडेंटिफाई होती हैं। पर तब भी जब डॉक्टर बोले भी, तब भी ज्यादातर ये जो पेशेंट होते हैं ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि इनको ओसीपीडी है, या अगर किसी लेवल पर ये समझ भी जाएं, जान भी जाएं, तो इनके अंदर इतनी एक्सेप्टेंस नहीं होती कि इसको ठीक करने के लिए मोटिवेशन लाएं, क्योंकि ये डिनाइल में रहते हैं। इनको लगता है या तो हम जैसे हो गए वैसे रहेंगे, वैसा ठीक है, अब तो जिंदगी निकल गई, 40, 50, 55, 60 साल के हो गए, अब तो कुछ हो नहीं सकता। और या फिर अगर वो यंग एज में आइडेंटिफाई हो गए हैं तो वो किसी ना किसी तरह से जस्टिफाई करके, रैशनलाइज करके, डॉक्टर को बुरा बना के, अपने पार्टनर को बुरा बना के या किसी और तरह से वो थेरेपी में आने से बचते हैं और ऐसे में वो थेरेपी नहीं ले पाते। इसलिए अक्सर ओसीपीडी, क्योंकि वो आसानी से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता या उसके लिए पेशेंट विलिंग नहीं होता, मोटिवेटेड नहीं होता, इसलिए इसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। सभी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में प्रिवेंशन ही बेस्ट होता है। जितना जल्दी बचपन में, जितना अच्छे से आइडेंटिफाई करके ठीक किया जाए उतना अच्छा है। मतलब बच्चे में डेवलप हो रहा है, हमें पता शायद ना चले, पर पेरेंट्स का, फैमिली का एनवायरनमेंट क्या है, किस तरह से बच्चा जो है एक डिफिकल्ट माहौल में पल रहा है, स्कूल्स में टीचर्स को ये अक्सर दिखाई दे सकता है, आस पड़ोस के लोगों को दिखाई दे सकता है, फ्रेंड्स में दिखाई दे सकता है, रिलेटिव्स को दिखाई दे सकता है, तब उसे आइडेंटिफाई करके इसका प्रॉपर इंटरवेंशन जरूरी है। तो अगर शुरुआती स्टेजेस पर अगर प्रिवेंट कर लिया जाए तो चांसेस बहुत हाई हैं कि एक पर्सन को ओसीपीडी या तो होगा नहीं, या होगा तो बहुत माइल्ड लेवल पर होगा। इंसाइट होने की वजह से, अवेयरनेस होने की वजह से वो पर्सन खुद भी उसको चेंज करने के लिए मोटिवेटेड होगा। तो इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर टाइम पर आइडेंटिफाई किया जाए, चाहे फैमिली डायनेमिक्स के बिगड़ने की वजह से, एकेडमिक्स में प्रॉब्लम्स की वजह से या किसी भी वजह से। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज्यादा अपने रूल्स फॉलो करता है, हम उसे तारीफ कर देते हैं कि बड़ा सिंसियर, बड़ा डिसिप्लिन बच्चा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये इतना एक्सेसिव हो रहा हो, चाहे पेरेंट और बच्चों के बीच का रिलेशन इतना नेगेटिव हो रहा हो कि वो इतना एक्सेसिव लेवल पर वो डिसिप्लिन अपना रहे हो कि शायद वो कल को फ्यूचर में जाके ओसीपीडी बन सकता है। तो इसलिए ये कुछ खतरे के साइन होते हैं, कुछ वार्निंग साइंस होते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड और रेगुलर है तो शायद वो कहीं ओसीपीडी डेवलप ना कर रहा हो। तो ऐसे एनवायरमेंट्स और ऐसे फैमिलीज को पहचानना और उसमें इस तरह के बिहेवियर को ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि परफेक्शनिज्म, ऑर्डरलीनेस जैसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि सोसाइटी में वैल्यू किए जाते हैं। आसपास इतने बच्चे मिलेंगे, इतने लोग मिलेंगे जो ऑर्डरलीनेस फॉलो नहीं करते, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते,
काम ठीक से नहीं करते, लापरवाह होते हैं। तो ऐसे में कोई बंदा जब दिखता है कि हाँ ये तो बड़ा परफेक्टली काम करता है, तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो इस अप्रिसिएशन की वजह से कई बार ओसीपीडी जो है वो उसको बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए हमें समझना जरूरी है कि कहीं ये बहुत एक्सेसिव ना हो रहे हो, ताकि सही टाइम पर आइडेंटिफाई करके इनको दूर किया जा सके। और यदि कोई पर्सन जिसको ओसीपीडी के ट्रेट्स हैं या वो डिसऑर्डर है, अगर वो अपना ट्रीटमेंट ले रहा है या ले रही है, तो उसके लिए दो टाइप के ट्रीटमेंट अप्रोच हेल्पफुल होते हैं। एक होती है साइकोडायनामिक थेरेपी और दूसरी होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये दो थेरेपीज काफी हेल्पफुल होती हैं। इन पे अच्छा रिसर्च एविडेंस भी मौजूद है कि कैसे ये दोनों थेरेपीज जो हैं ये पेशेंट्स को हेल्प कर सकती हैं, उनको अपने ट्रेड्स को चेंज करने में, अपने बिहेवियर्स को चेंज करने में, ताकि वो थोड़े फ्लेक्सिबल बन सकें, अपने ऊपर जो इतना कंट्रोल रखते हैं उसको कम कर सकें, आसपास के लोगों के साथ एडजस्ट कर सकें, अपने काम को लेकर, वर्क को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इतने स्ट्रिक्ट रिजिड रूल्स हैं, उसको चेंज कर सकें, ताकि ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बाकी बड़े सारे प्लेजर्स को एंजॉय करके लाइफ को आसान बना सकें। इतना टफ, इतना डिफिकल्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लाइफ को आसानी से जिया जा सकता है, उसके लिए इतने मुश्किलें पैदा करना खुद के लिए और दूसरों के लिए ये आवश्यक नहीं है। ये इनको सिखाया जा सकता है अगर ये सही अवेयरनेस के साथ अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू करें। तो चाहे साइकोडायनेमिक थेरेपी में बचपन के रिलेशनशिप्स, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स को एनालाइज करके उसे दूर किया जाए, या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की मदद से अपने थॉट्स, बिलीफ्स, एक्सपेक्टेशंस को चेंज करके नए तरीके से फ्लेक्सिबल होकर नए एनवायरमेंट्स में अडेप्ट कर बदलाव लाए जाए। दोनों तरीके से हेल्प मिल सकती है। तो ये रही कुछ बेसिक जानकारी ओसीपीडी के बारे में। ये जानकारी आपको काम आए, आपको फ़ायदा दे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपको इस जानकारी से कुछ डायरेक्शन मिले अपने या अपने किसी फैमिली मेम्बर के इलाज के लिए, उनकी कंडीशन को समझने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको फ़ायदा देगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। ऐसा बहुत सा मेंटल हेल्थ का कंटेंट मेरे चैनल पर अवेलेबल है जो कि आप देख सकते हैं, ताकि बड़े सारे मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में जानकारी ले पाएं और उनके ट्रीटमेंट के लिए गाइडेंस ले पाएं। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।